गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लेट्स नो इंग्लिश चैनल में आप सभी विद्यार्थी का स्वागत है। आज हम सभी बिहार बोर्ड के अंतर्गत अंग्रेजी विषय से संबंधित जो क्लास 10th का पिनोरमा इंग्लिश रीडर पार्ट 2 है, इसके एक चैप्टर को हम लोग देखेंगे। तो चैप्टर है द बेट। चैप्टर का नाम है द बेट। देखिए, यह जो बेट चैप्टर है, इसके मतलब इसके कुछ हिस्सा को जो है हम लोग पार्ट 1 पार्ट 2 करके देखे थे, पढ़े थे। यह तीसरा जो है वीडियो होगा। हम इस चैप्टर का तीसरा वीडियो अपलोड करने जा रहे हैं। अगर जो है आप हमारे पीछे वाले वीडियो को ना देखे हैं तो प्लीज़ कृपया करके जो है इस वीडियो को देखने से पहले इसका पार्ट 1 और पार्ट 2 ज़रूर देख लें, और तब जा कर के ये कहानी आपके समझ में आएगी। तो चलिए हम वीडियो की शुरुआत करते हैं। कह रहा है द बैंकर रिकॉल्ड ऑल दिस। रिकॉल्ड का मतलब होता है पुरानी बातों को याद करना। द बैंकर, वह जो साहूकार था, कहानी पीछे से चल कर के आ रही है। अगर आप पार्ट 1 पार्ट 2 नहीं देखे हैं तो कृपया करके देख लें, फिर कहानी आपके समझ में अच्छी तरह से आ जाएगी। द बैंकर रिकॉल्ड ऑल दिस, यानी जो साहूकार था वह पुरानी बातों को याद कर रहा था। एंड थॉट, और उसने सोचा, टुमारो एट 12 o'clock, कल 12 बजे के समय, ही रिसीव्स हिज फ्रीडम, वह अपनी आज़ादी को प्राप्त कर लेगा। वह अर्थात कौन? वकील। वही वकील जो कैद में 15 वर्ष से बंद पड़ा हुआ है, उसी के बारे में साहूकार कह रहा है कि टुमारो एट 12 o'clock ही रिसीव्स हिज फ्रीडम, कल 12 बजे वकील जो है ना अपनी आज़ादी को प्राप्त कर लेगा। अंडर द एग्रीमेंट, एग्रीमेंट के तहत, जो एग्रीमेंट बना हुआ है उस एग्रीमेंट के अनुसार, आई शैल हैव टू पे हिम 2 million, मुझे उस वकील को 2 million देने होंगे। इफ़ आई पे, यदि मैं चुका देता हूँ या यदि मैं चुका दूंगा, यदि मैं वकील को 2 million दे देता हूँ तो इट इज़ ऑल ओवर विथ मी, तो मेरे पास कुछ नहीं बचेगा। आई एम रुइंड फॉर एवर। फॉर एवर का मतलब होता है हमेशा के लिए, और रुइंड मतलब बर्बाद हो जाना। आई एम रुइंड फॉर एवर, तो मैं हमेशा के लिए बर्बाद हो जाऊंगा। सॉरी। 15 years बिफोर, 15 वर्ष पहले, ही हैड टू मैनी मिलियंस टू काउंट। 15 years बिफोर, 15 वर्ष पहले, ही हैड 2 million टू काउंट, साहूकार के पास बहुत सारा पैसा था। टू मैनी का मतलब होता है बहुत अधिक, आवश्यकता से अधिक। देखिए बच्चों, इंसान के जीवन में समय को बदलने में देर नहीं लगती। एक अमीर इंसान कब गरीब हो जाए, गरीब इंसान कब अमीर हो जाए, वक्त बदलते देर नहीं लगती। तो कहा जा रहा है 15 years बिफोर, 15 वर्ष पहले, ही हैड 2 million टू काउंट, यानी साहूकार के पास बहुत अधिक संपत्ति था, बहुत सारा धन था, बहुत रुपया पैसा था। बट नाउ, लेकिन आज, ही वॉज अफ्रेड टू आस्क हिमसेल्फ, उसे अपने आप से भी सवाल करने में डर लग रहा था, है ना। कहा जा रहा है बट नाउ ही वॉज अफ्रेड, आज वह भयभीत हो रहा था, उसे डर लग रही थी कि टू आस्क हिमसेल्फ, कि वह अपने आप से सवाल करे, विच ही हैड मोर ऑफ, कि उसके पास अधिक क्या है, मनी और डेब्ट्स, पैसा या कर्ज। आज उसके पास, साहूकार के पास
वर्तमान दिनों में कर्ज अधिक था, पैसा वह बहुत सारा डेप्ट लिए हुए था, तो मनी से ज़्यादा उसके पास कर्ज था। नाउ ही वॉज एन ऑर्डिनरी बैंकर, अब वह जो साहूकार था ना, एन ऑर्डिनरी बैंकर था, एक साधारण साहूकार था। ट्रेम्बलिंग एट एवरी राइज एंड फॉल इन द मार्केट, ट्रेम्बलिंग का मतलब होता है कांपना, है ना। राइज एंड फॉल का मतलब होता है उतार चढ़ाव। ट्रेम्बलिंग एट एवरी राइज एंड फॉल इन द मार्केट, मार्केट में प्रत्येक उतार चढ़ाव पर उसके पैर कांपते थे। अर्थात अब वह जो साहूकार था, एक छोटा सा साहूकार था, उसके पास अब पहले के जैसा बहुत अधिक पैसे नहीं थे। इस वजह से मार्केट में जरा सा भी उतार चढ़ाव होता था तो उतार चढ़ाव से साहूकार प्रभावित हो जा रहा था, क्योंकि उसके पास अब बहुत अधिक पैसा नहीं था। दैट कर्स्ड बेट मर्मर्ड द ओल्ड मैन क्लचिंग हिज हेड इन डिस्पेयर, डिस्पेयर का मतलब होता है निराशा, है ना। मर्मर्ड का मतलब होता है बुदबुदाना, भनभनाने हुए कुछ कहना, बुदबुदाते हुए कुछ कहना। क्लचिंग का मतलब होता है पकड़ना। दैट कर्स्ड बेट यानी वह शापित शर्त। मर्मर्ड द ओल्ड मैन, जो ओल्ड मैन था, साहूकार जो अब बूढ़ा हो गया था, तो वह बूढ़ा साहूकार ने कहा, उस बूढ़े साहूकार ने कहा, क्लचिंग हिज हेड इन डिस्पेयर, निराशा में अपने सिर को पकड़ते हुए बूढ़े साहूकार ने कहा, दैट कर्स्ड बेट यानी वह शापित शर्त। वाई डिडॉन्ट द मैन डाई, आखिर वह व्यक्ति मर क्यों नहीं गया। यहाँ पर ही शब्द आया है, यहाँ द मैन शब्द आया है वकील के लिए, है ना। तो साहूकार कह रहा है कि वाई डिडॉन्ट द मैन डाई, वह आदमी अर्थात वह वकील जो 15 वर्षों से कैद में है, जेल में है, कैद में है, वह वकील आखिर मर क्यों नहीं गया। ही इज ओनली 40 years old, वह केवल 40 वर्ष का है। ही विल टेक अवे माई लास्ट फार्दिंग, फार्दिंग का अर्थ आप मनी से समझेंगे, अंतिम पैसा, है ना। ही विल टेक अवे, वह ले लेगा, माई लास्ट फार्दिंग यानी वह मेरे पास जो अंतिम कुछ पैसे बचे हुए हैं, वह मेरा अंतिम पैसा भी मुझसे ले लेगा। मैरी, विवाह कर लेगा, एंजॉय लाइफ, और जीवन का आनंद लेगा। सॉरी। एंड आई विल लुक ऑन लाइक एन एनवियस बेगर, एनवियस का मतलब होता है ईर्ष्यालु, बेगर यानी भिखारी। एंड आई विल लुक ऑन लाइक एन एनवियस बेगर, और मैं उस ईर्ष्यालु भिखारी की तरह दिखूंगा। एंड हियर द सेम वर्ड्स फ्रॉम हिम एवरी डे, और वकील प्रतिदिन मुझसे एक ही शब्द, एक ही सवाल करेगा, एक ही बात वकील मुझसे रोज रोज कहेगा। वकील जो कहेगा मुझे सुनना पड़ेगा प्रतिदिन। देखिए कहा रहा है, एंड आई विल लुक ऑन लाइक एन एनवियस बेगर, और ईर्ष्यालु भिखारी की तरह मैं दिखूंगा। एंड हियर द सेम वर्ड्स फ्रॉम हिम एवरी डे, प्रतिदिन वकील से मुझे एक ही शब्द सुनने को मिलेगा, है ना। वकील मुझसे कहेगा कि आई एम ऑब्लाइज्ड टू यू, साहूकार मैं आपका आभारी हूँ, फॉर द हैप्पीनेस ऑफ माई लाइफ, मेरे जीवन में जो आज खुशियाँ हैं उन खुशियों के लिए मैं आपका आभारी हूँ। यह बात वकील मुझसे कहेगा। लेट मी हेल्प यू, चलिए मैं आपकी मदद करता हूँ। नो इट इज़ टू मच, नहीं नहीं यह बहुत अधिक है। कहने का तात्पर्य है कि मैं इस तरह की चीज़ों को बर्दाश्त नहीं कर सकता हूँ। द ओनली एस्केप फ्रॉम बैंकरप्सी एंड डिसग्रेस इज दैट द मैन शुड डाई। डिसग्रेस का मतलब अपमान होता है, बैंकरप्सी यानी कंगाल हो जाना, भिखारी हो जाना, दिवालिया निकल जाना। एस्केप का मतलब होता है बच निकलना। तो कह रहा है कि
द ओनली एस्केप फ्रॉम बैंकरप्सी एंड डिसग्रेस, इस डिसग्रेस और बैंकरप्सी से बचने का केवल एक ही उपाय है। इस दिवालिया से और भयानक परिस्थिति से बचने का केवल एक ही तरीका है, वह क्या? द मैन शुड डाई, कि वह आदमी, वह जो वकील जो कैद में 15 वर्षों से है, उसे मर जाना चाहिए। आगे देखिए, आगे कहा जा रहा है द क्लॉक हैड जस्ट स्ट्रक 3, द क्लॉक हैड जस्ट स्ट्रक 3, घड़ी में 3 बज गए थे। द बैंकर वाज लिसनिंग, और घड़ी में जब 3 का घंटा बजा तो द बैंकर वाज लिसनिंग, साहूकार जो था घड़ी के घंटे का बजने का जो आवाज़ हो रहा था उस आवाज़ को वह सुन रहा था। इन द हाउस, घर के अंदर, कहा जा रहा है इन द हाउस, घर के अंदर, एवरीवन वाज अस्लीप, हर कोई सोया हुआ था। एंड वन कुड हियर ओनली द फ्रोजन ट्रीज विनिंग आउटसाइड द विंडोज। विनिंग का मतलब होता है कि हल्ला गुल्ला, आप समझिए, है ना, विनिंग विनिंग। एंड वन कुड हियर ओनली द फ्रोजन ट्रीज विनिंग आउटसाइड द विंडोज, यानी खिड़की के बाहर जो फ्रोजन ट्रीज थे, जो जमे हुए वृक्ष की आवाज़ जो है ना सुनाई पड़ रही थी। एकदम वहाँ पर सन्नाटा था, एकदम खामोशी थी, पेन ड्रॉप साइलेंस था, और खिड़की से फ्रोजन ट्रीज के यानी जमे हुए वृक्ष, यानी वृक्ष की डालियाँ जो हिल डुल रही थी, उस आवाज़ को खिड़की से सुना जा सकता था। ट्राइंग टू मेक साउंड, कुछ आवाज़ करने की कोशिश। ही टुक आउट ऑफ हिज सेफ, ही टुक आउट ऑफ हिज सेफ द की ऑफ द डोर, दरवाजे की चाबी को वह सेफ से निकाला, अलमारी से वह दरवाजे की चाबी को निकाला। विच हैड नॉट बीन ओपेंड, जो नहीं खुला था, फॉर 15 ईयर्स, 15 वर्षों से, यानी 15 वर्षों से जो दरवाज़ा बंद पड़ा हुआ था, उस दरवाजे की चाबी वह सेफ से, अलमारी से निकाला। कौन? साहूकार। पुट ऑन हिज ओवरकोट, अपना ओवरकोट पहन लिया। एंड वेंट आउट ऑफ द हाउस, और घर के बाहर निकला। द गार्डन वाज डार्क, गार्डन में, बगीचे में एकदम डार्क था, बगीचे में एकदम अंधेरा पर पसरा हुआ था। एंड कोल्ड, और काफ़ी ठंड लग रही थी। इट वाज रेनिंग, बारिश हो रही थी। ए डैम्प मतलब होता है सीलन भरी। ए डैम्प पेनिट्रेटिंग विंड हॉल्ड इन द गार्डन एंड गेव द ट्रीज नो रेस्ट। कहा जा रहा है कि एंड द डैम्प पेनिट्रेटिंग विंड हाउल्ड इन द गार्डन, गार्डन के अंदर जो है ना, गार्डन बगीचे में शीतल हवा, एकदम चुभने वाली हवा, एकदम ठंडी हवा जो है ना गार्डन में बह रही थी। एंड गेव द ट्रीज नो रेस्ट, और वृक्षों को आराम नहीं दे रही थी। अर्थात जोर जोर से ठंडी हवा चल रही थी और वृक्षों की डालियाँ जो थी वह झूम रही थी। अप्रोचिंग द गार्डन विंग ही कॉल्ड द वॉचमैन ट्विस। अप्रोचिंग मतलब होता है पहुंचना। अप्रोचिंग द गार्डन विंग, जिस गार्डन विंग में वकील कैद था, वकील बंद पड़ा हुआ था 15 वर्षों से, उसी गार्डन विंग के पास पहुंचा। कौन? साहूकार। अप्रोचिंग द गार्डन विंग यानी गार्डन विंग के पास पहुंचकर ही कॉल्ड द वॉचमैन ट्विस, उसने, ट्विस का मतलब होता है 2 बार, उसने 2 बार आवाज लगाई, वॉचमैन वॉचमैन कह करके उसने 2 बार पुकारा वॉचमैन को। देयर वॉज नो आंसर, कोई जवाब नहीं मिल रहा था। इवेंचुअली, तो इससे स्पष्ट था, द वॉचमैन हैड टेकन शेल्टर। शेल्टर का मतलब था आश्रय ले लेना, है ना।
एविडेंटली यानी इस बात से स्पष्ट था, द वॉचमैन हैड टेकन शेल्टर, कि वॉचमैन जो था ना, जो द्वारपाल था, वह आश्रय ले लिया हुआ था फ्रॉम द बैड वेदर, यानी वेदर जो था, मौसम जो था वह खराब हो गया था। तो खराब मौसम के कारण वह कहीं शेल्टर ले लिया हुआ था, कहीं आश्रय ले लिए हुए था। एंड वाज नाउ अस्लीप, और संभवतः शायद वह सो गया था समवेयर इन द किचन और द ग्रीन हाउस। ग्रीन हाउस अर्थ होता है पौधा घर, किचन यानी रसोई घर। तो कहा जा रहा है कि एविडेंटली जब जो है कह अप्रोचिंग द गार्डन विंग, जब गार्डन विंग के पास पहुंचा, कौन, जब गार्डन विंग के पास साहूकार पहुंचा, ही कॉल्ड द वॉचमैन ट्विस, वह 2 बार वॉचमैन वॉचमैन कह करके 2 बार पुकारा। देयर वाज नो आंसर, उधर से कोई जवाब नहीं मिल रहा था। तो एविडेंटली इससे यह स्पष्ट हो गया था, द वॉचमैन हैड टेकन शेल्टर फ्रॉम द बैड वेदर, कि वॉचमैन जो था ना, जो द्वारपाल था, वह बैड वेदर के कारण, मौसम खराब होने के कारण कहीं शेल्टर ले लिए हुए था, आश्रय ले लिए हुए था। एंड वाज नाउ अस्लीप समवेयर इन द किचन और द ग्रीन हाउस, और शायद संभवतः जो है ना वह ग्रीन हाउस में यानी पौधा घर में और रसोई घर में शायद वह सो गया था। देखिए आगे, इफ आई हैव द करेज टू फुलफिल माई इंटेंशन, थॉट द ओल्ड मैन, द सस्पिशन विल फॉल ऑन द वॉचमैन फर्स्ट ऑफ ऑल। कह रहा है कि इफ़ आई हैव द करेज, यदि मेरे पास साहस है, टू फुलफिल माई इंटेंशन, कि मैं अपने इरादे को पूरा करूं, अपने इरादे को पूरा करने का साहस यदि मुझ में है, तो थॉट द ओल्ड मैन, यानी बुजुर्ग साहूकार ने सोचा, द सस्पिशन, जो संदेह है ना, विल फॉल ऑन द वॉचमैन, तो संदेह वॉचमैन पर जाएगा, संदेह जो है ना द्वारपाल पर जाएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल, सर्वप्रथम हत्या का जो है ना, जो सर्वप्रथम जो मैं अगर हत्या कर देता हूँ, वकील की अगर मैं हत्या कर देता हूँ, तो इसका संदेह वॉचमैन पर जाएगा, मुझ पर संदेह कोई नहीं करेगा। इन द डार्कनेस, अंधेरे में, ही ग्रॉब्ड फॉर द स्टेप्स, ग्रॉब्ड मतलब होता है टटोलना। इन द डार्कनेस, अंधेरे में, ही ग्रॉब्ड फॉर द स्टेप्स, यानी जो साहूकार था वह सीढ़ियों को टटोला। एंड द डोर, और दरवाजे को और सीढ़ियों को साहूकार ने टटोला। एंड इंटर्ड द हॉल, और हॉल के अंदर प्रवेश कर गया। ऑफ द गार्डन विंग, जिस गार्डन विंग में वकील बंद था, उस गार्डन विंग के हॉल में प्रवेश कर गया। देन पोक्ड हिज वे इनटू अ नैरो पैसेज, नैरो पैसेज मतलब होता है पतला सा रास्ता, पोक्ड का मतलब होता है आगे की ओर बढ़ना। एंड देन पोक्ड हिज वे इनटू अ नैरो पैसेज, यानी सकरा सा रास्ता होते हुए, पतला सा रास्ता होते हुए वह आगे की ओर बढ़ा। चलिए आगे देखते हैं क्या कहा जा रहा है। आगे लिखा हुआ है, एंड स्ट्रॉक अ मैच, यानी जो साहूकार था, स्ट्रॉक अ मैच, उसने माचिस की एक तिल्ली जलाई। साहूकार ने माचिस की एक तिल्ली जलाई। नॉट अ सूल वाज देयर, सूल का मतलब आत्मा होता है, यहाँ पर आप व्यक्ति से समझेंगे। नॉट अ सूल वाज देयर, वहाँ पर कोई भी व्यक्ति नहीं था। समवंस बेड, साहूकार ने देखा कि जब वह पहुंचा तो साहूकार ने देखा समवंस बेड, किसी का बिस्तर पड़ा हुआ था। विथ नो बेड क्लॉथ्स ऑन इट, यानी उस बेड के ऊपर बेड क्लॉथ्स नहीं था, यानी जो चादर होता है एक प्रकार का। समवंस बेड, किसी का बिस्तर था वहाँ पर। विथ नो बेड क्लॉथ्स ऑन इट, और उस बेड के ऊपर किसी प्रकार का चादर नहीं था। स्टूड देयर एंड
एन आयरन स्टोव लूम्ड डार्क इन द कॉर्नर, है ना। लूम्ड डार्क का मतलब होता है अंधेरे में भयानक दिखना। एंड एन आयरन स्टोव, लोहे का एक स्टोव जो था, लूम्ड डार्क इन द कॉर्नर, कॉर्नर में, कोने में जो लोहे का स्टोव रखा हुआ था वह भयानक दिख रहा था, वह डरावना दिख रहा था। द सील्स ऑन द डोर दैट लेड इनटू द प्रिजनर्स रूम वर अनब्रोकन। लिखा जा रहा है कि द सील्स ऑन द डोर, यानी जिस दरवाजे के अंदर वकील बंद था, कह रहा है कि द सील्स ऑन द डोर, दरवाजे पर जो सील लगा हुआ था ना, दैट लेड इनटू द प्रिजनर्स रूम, यानी जिस कमरे के अंदर वकील बंद था उस कमरे के बाहर गेट पर जो है ना, दरवाजे पर सील लगा हुआ था, वर अनब्रोकन, और वह अभी टूटा हुआ नहीं था। तो इससे स्पष्ट होता है कि जो वकील था वह 15 वर्षों से ही कहाँ पर था, कैद में था, कमरे के अंदर था। When the match went out, जब माचिस की तिल्ली बुझ गई, द ओल्ड मैन यानी साहूकार, ट्रेम्बलिंग फ्रॉम एजिटेशन, ट्रेम्बलिंग फ्रॉम एजिटेशन, यानी बूढ़ा साहूकार जो था वह कांपने लगा, फ्रॉम एजिटेशन, डर से, पिप्ड इनटू द लिटिल विंडो, हर जो है ना वह पिप्ड इनटू, पिप्ड का मतलब होता है झांक कर देखना, पिप्ड इनटू द लिटिल विंडो, वह छोटी सी खिड़की के माध्यम से कमरे के अंदर झांक करके देखा। देखिए जो बूढ़ा साहूकार था उसने कमरे के अंदर क्या देखा। इन द प्रिजनर्स रूम ए कैंडल वाज बर्निंग डिमली, डिमली का मतलब होता है मध्यम करके, यानी डिमली का मतलब होता है धीरे धीरे, मध्यम करके जो है ना। इन द प्रिजनर्स रूम, कैदी के कमरे में, यानी वकील जिस कमरे में बंद था उस कमरे में, एक कैंडल वाज बर्निंग, मोमबत्ती जल रही थी, डिमली करके यानी मध्यम करके, एकदम कम रोशनी में जो है ना मोमबत्ती जल रही थी। द प्रिजनर हिमसेल्फ सैट बाय द टेबल, और जो प्रिजनर था, जो कैदी था, जो वकील था, हिमसेल्फ सैट, वह स्वयं बैठा हुआ था, बाय द टेबल, टेबल के बगल में वकील जो था वह टेबल के बगल में बैठा हुआ था, है ना। ओनली हिज बैक, केवल उसका पीठ, द हेयर ऑन हिज हेड, उसके सर के बाल, एंड हिज हैंड्स, और उसके हाथ, वर विजिबल, दर्शनीय थे, यानी दिख रहे थे। साहूकार जब खिड़की से जब वकील के कमरे के अंदर झांका तो वह देखा, ओनली हिज बैक, यानी वकील का केवल पीठ दिखाई दे रहा था, द हेयर ऑन हिज हेड, वकील के सिर पर जो बाल थे उसके बाल दिख रहे थे, एंड हिज हैंड्स, और उसके हाथ दिख रहे थे, है ना। ओपन बुक्स वर स्ट्रून अबाउट ऑन द टेबल, स्ट्रून अबाउट मतलब होता है बिखरा पड़ा हुआ होना। ओपन बुक्स यानी खुली किताबें, वर स्ट्रून अबाउट यानी बिखरे पड़े थे, ऑन द टेबल, टेबल पर खुली किताबें बिखरी पड़ी थी। द टू चेयर्स, दो कुर्सियों के ऊपर भी खुली किताबें बिखरे पड़े थे। एंड, और, ऑन द कारपेट यानी दरी, एंड ऑन द कारपेट नियर द टेबल, टेबल के नज़दीक रखी दरी के ऊपर भी खुली किताबें बिखरी पड़ी थी। आगे देखिए, आगे कह रहा है 5 मिनट्स पास्ड 5 मिनट्स पास्ड यानी 5 मिनट का वक्त बीत गया। खिड़की से वकील के कमरे के अंदर जो साहूकार झांक करके देख रहा था, तो ऐसा करते हुए 5 मिनट का समय बीत गया। एंड द प्रिजनर नेवर वंस स्टर्ड, स्टर्ड मतलब होता है मूवमेंट ना होना, किसी प्रकार की गति ना होना, है ना। एंड द प्रिजनर नेवर वंस स्टर्ड, और जो कैदी था यानी जो वकील था वह तनिक भी अपने जगह से
हिल डुल नहीं किया, उसमें कोई मूवमेंट ही नहीं हो रहा था। 15 years confinement had taught him to sit motionless। मोशनलेस मतलब होता है गतिहीन, कन्फाइनमेंट मतलब होता है कैद। 15 years कन्फाइनमेंट यानी 15 वर्ष के कैद ने हैड टॉट हिम, वकील को सिखा दिया था, टू सिट मोशनलेस, गतिहीन होकर बैठना। 15 वर्ष की कैद ने वकील को गतिहीन होकर बैठना सिखा दिया था। द बैंकर टैप्ड ऑन द विंडो विथ हिज फिंगर, है ना। टैप्ड का मतलब होता है थपथपाना, ढकढकाना, दरवाजे पर जो है एक तरह का जो आवाज़ करते हैं ना, है ना। द बैंकर टैप्ड ऑन द विंडो विथ हिज फिंगर, यानी साहूकार जो था अपनी उंगली से खिड़की के पास थपथपाया। बट द प्रिजनर मेड नो मूवमेंट इन रिप्लाई, लेकिन जो प्रिजनर था यानी जो वकील था वह जवाब में किसी प्रकार का उसके शरीर में मूवमेंट ही नहीं हो रहा था, यानी वह हिल डुल भी नहीं कर रहा था, एकदम स्थिर अवस्था में था, लग रहा था कि वह मर गया। देन द बैंकर कॉशसली मतलब होता है सावधानी पूर्वक। देन द बैंकर, फिर साहूकार जो था, देन द बैंकर कॉशसली सावधानी पूर्वक टोर द सील्स फ्रॉम द डोर, यानी दरवाजे पर जो सील लगा हुआ था ना, उस सील को साहूकार ने फाड़ दिया। एंड पुट द की इनटू द लॉक, और लॉक के अंदर, ताले के अंदर चाबी को घुसाई। द रस्टी क्लॉक गेव अ हॉर्स ग्रॉन। रस्टी लॉक मतलब होता है यानी जंग लगा हुआ ताला। द रस्टी लॉक गेव अ हॉर्स ग्रोन, यानी जंग लगा हुआ ताला जो था ना उसमें जंग इसलिए लग गया था कि चूंकि जो 15 वर्ष से खुला नहीं था। द रस्टी लॉक गेव अ हॉर्स ग्रोन, यानी जंग लगे हुए ताले में जो है ना एक प्रकार का कड़कड़ का आवाज उससे उत्पन्न हुआ। एंड द डोर क्रेक्ड, और जो डोर था, जो दरवाजा था, जो 15 वर्ष से नहीं खुला था, उससे भी चरचर का जो है ना चरचर करने का आवाज उत्पन्न हुआ। जंग लगा हुआ ताला और दरवाजा के खुलने के कारण, है ना, चरचराहट, करकराहट की आवाज हो रही थी। द बैंकर एक्सपेक्टेड इंस्टेंटली टू हियर अ क्राई ऑफ सरप्राइज एंड द साउंड ऑफ स्टेप्स। द बैंकर एक्सपेक्टेड का मतलब होता है मतलब उम्मीद करना, यानी जो साहूकार था उसने उम्मीद की थी, इंस्टेंटली यानी तत्काल, तत्क्षण, टू हियर अ क्राई ऑफ सरप्राइज, उसने उम्मीद की थी कि शायद कमरे के करकराने, चरचराने के कारण जो आवाज उत्पन्न हो रही है, शायद उस आवाज के कारण कमरे से कोई निकलेगा। 3 minutes passed, 3 मिनट का वक्त बीत गया। एंड इट वॉज एज क्वाइट इनसाइड, और अंदर उतना ही सन्नाटा पसरा हुआ था, एज इट हैड बीन बिफोर, जितना कि पहले था। यानी कमरे के अंदर झांक करके देखते हुए 3 मिनट का वक्त बीत गया, है ना। एंड इट वॉज क्वाइट इनसाइड एज इट हैड बीन बिफोर, और जो है पहले की तरह ही, पहले के जैसा ही वहाँ पर सन्नाटा पसरा हुआ था। ही मेड अप हिज माइंड टू इंटर, अब साहूकार जो था ना इंटर करने का, कमरे के अंदर प्रवेश करने का वह मन बना लिया। ही मेड अप हिज माइंड, उसने अपना मन बनाया, टू इंटर, कि अब वह कमरे के अंदर प्रवेश करेगा। कमरे के अंदर प्रवेश करने का उसका इरादा, यानी इरादा क्या था? वकील की हत्या करना। तो वकील की हत्या करने के इरादे से साहूकार जो था वह कमरे के अंदर दाखिल हुआ। बिफोर द टेबल सैट अ मैन अनलाइक एन ऑर्डिनरी ह्यूमन बीइंग। देखिए यहाँ पर वह जो वकील था 15 वर्षों से कैद में था, उसका शरीर जो है किस प्रकार का हो गया था, इस पर जो है ना लेखक बात कर रहे हैं कि वह कैसा दिख रहा था, इसके बारे में यहाँ पर बात की जाएगी।
बिफोर द टेबल, टेबल के सामने सैट अ मैन, एक व्यक्ति बैठा हुआ था। अनलाइक मतलब भिन्न होता है, कुछ अलग। अनलाइक एन ऑर्डिनरी ह्यूमन बीइंग, यानी एक सर्वसाधारण इंसान से बिल्कुल अलग हट करके कहा जा रहा है। फिर से देखिए, बिफोर द टेबल सैट ए मैन, यानी टेबल के सामने एक व्यक्ति बैठा हुआ था। अनलाइक एन ऑर्डिनरी ह्यूमन बीइंग, जो ह्यूमन बीइंग होता है, जो मानव होता है, जो इंसान होता है, उस हम इंसान से बिल्कुल अलग वह दिख रहा था। कौन? वही वकील। इट वॉज अ स्केलेटन, स्केलेटन मतलब होता है कंकाल। इट वॉज अ स्केलेटन, उसका शरीर जो है ना एकदम कंकाल की तरह दिख रहा था। विथ ए टाइट ड्रॉन स्किन, विथ लॉन्ग कर्ली हेयर लाइक अ वुमन्स, और उसके जो हेयर थे, जो उसके बाल थे, कर्ली हो गए थे, घुंघराले बाल हो गए थे। लाइक अ वुमन्स, यानी स्त्री का जिस प्रकार का बाल होता है, तो स्त्री के बाल के समान उसके बाल घुंघराले हो गए थे, लंबे हो गए थे। एंड अ सैगी बियर्ड, और उसका जो बियर्ड था, जो दाढ़ी था, वह झबड़ेदार हो गया था। सैगी मतलब झबड़ेदार। उसका दाढ़ी बढ़ा हुआ था, दाढ़ी झबड़ेदार हो गया था, और उसके सर के जो बाल थे वह औरत, महिला के समान उसके बाल जो है ना बड़े और घने हो गए थे। द कलर ऑफ हिज फेस वाज येलो, यानी द कलर ऑफ हिज फेस, वकील का जो चेहरा था ना, उसके चेहरे का रंग पीला पड़ गया था। वाज येलो ऑफ एन अर्दी शेड, यानी अर्दी शेड यानी धरती के समान, इसे मतलब मिट्टी की तरह उसका शरीर जो था ना, वह उसके शरीर का रंग पीला पड़ गया हुआ था। द चिक्स वर संकेन, उसके गाल धंस गए थे। द बैक लॉन्ग एंड नैरो, मतलब उसका जो पीठ था वह लंबा और संकीर्ण हो गया था। एंड द हैंड अपॉन विच लीन्ड हिज हेयरली हेड was so lean that and shiny that it was painful to look upon। कहा जा रहा है कि द चिक्स वर sunken, उसके गाल धंस गए थे, उसका चेहरा जो है ना मिट्टी के समान पीला पड़ गया था, है ना। द बैक लॉन्ग, उसका जो पीठ था वह लंबा और सकरा हो गया था। एंड द हैंड, वह हाथ, अपॉन विच, जिसके ऊपर, लिंड हिज हेयरली हेड, जिसके ऊपर वह अपने सर को रखे हुए था, वह हाथ जिसके ऊपर वह अपने सर को रखे हुए था, वाज सो लीन, एकदम पतला हो गया था, यानी उसका हाथ एकदम दुबला पतला हो गया था। एंड शाइनी, और उसका हाथ एकदम चमकदार हो गया था। दैट इट वॉज पेनफुल टू लुक अपॉन, यानी उसके शरीर को देखने पर घिन आ रही थी, घृणा हो रही थी, ऐसे उसका शरीर हो गया हुआ था उस वकील का। चूंकि वह 15 वर्ष से किसी से मिला नहीं था, बाहर की दुनिया को उसने देखा नहीं था, तो 15 वर्ष से के अंदर जो है ना उसका चेहरा, उसका शरीर इस प्रकार का हो गया हुआ था। हिज हेयर वाज ऑलरेडी सिल्वरिंग विथ ग्रे, उसके सर के जो बाल थे ना वे सफेद हो गए थे। एंड नो वन वुड हैव बिलीव्ड, और किसी को भी विश्वास नहीं होगा, दैट कि ही वॉज ओनली 40 ईयर्स ओल्ड, वह केवल 40 वर्ष का था। यानी 40 वर्ष के उम्र में ही उसके सिर पर जो बाल थे वे सफेद हो गए थे, है ना। उसका शरीर दुबला पतला हो गया था, बिल्कुल कंकाल की तरह दिख रहा था। मतलब उसके जो बाल थे महिला के समान बढ़ गए थे, उसका जो दाढ़ी था वह झबड़ेदार हो गया था, मिट्टी के समान उसका शरीर पीला पड़ गया हुआ था। यानी कुल मिलाकर के देखें तो जो है ना उसका शरीर एकदम लग रहा था कि अब वह मरे हुए व्यक्ति की तरह दिख रहा था। ऑन द टेबल, टेबल पर, बिफोर हिज बेंडेड हेड, यानी बेंडेड हेड यानी मुड़ा हुआ हाथ, बिफोर हिज बेंडेड हेड यानी मुड़े हुए हाथ के सामने, टेबल पर, ले अ शीट ऑफ पेपर, पेपर का एक शीट पड़ा हुआ था। ऑन विच समथिंग वाज रिटेन इन अ टीनी हैंड, और उस पेपर पर छोटे छोटे हाथों से कुछ लिखा गया हुआ था, है ना।
पुअर डेविल, डेविल मतलब होता है राक्षस, दैत्य। पुअर डेविल, बेचारा राक्षस, यानी वकील के लिए कहा जा रहा है। पुअर डेविल थॉट द बैंकर, वकील थॉट द बैंकर यानी साहूकार ने सोचा, बेचारा शैतान राक्षस, ही इज अस्लीप, सो रहा है, एंड प्रोबेबली सीइंग मिलियंस इन हिज ड्रीम्स, और शायद सपने में वह मिलियंस को देख रहा है, सपने में वह लाखों लाख रुपए को देख रहा है। आई हैव ओनली टू टेक, कहा जा रहा है आई हैव ओनली टू टेक एंड थ्रो दिस हाफ डेड थिंग ऑन द बेड। कह रहा है कि आई हैव ओनली टू टेक, मुझे क्या करना है कि आई हैव ओनली टू टेक, मुझे इसको लेना है, एंड थ्रो दिस हाफ डेड, और इस अधमरे से इंसान को, है ना, अधमरे से इंसान को बिस्तर पर पटक देना है। स्मूदर हिम विथ द पिल्लो, और क्या करना है, मुझे तकिए से इसके सिर को, इसके मुंह को दबा देना है। एंड द मोस्ट केयरफुल एग्जामिनेशन, जब काफ़ी जांच पड़ताल जब होगा, जब काफ़ी जांच पड़ताल किया जाएगा, मोमेंट विल फाइंड नो ट्रेस ऑफ अननेचुरल डेथ। जब काफ़ी जांच पड़ताल किया जाएगा तो कोई, किसी को भी नहीं लगेगा कि यह अननेचुरल डेथ है, यानी हर कोई समझेगा कि यह नेचुरल डेथ है, यह स्वाभाविक मौत है, हर किसी को लगेगा कि यह स्वाभाविक मौत है। बट फर्स्ट, लेकिन सर्वप्रथम, लेट अस रीड, चलिए हम लोग पढ़ लेते हैं, व्हाट ही हैज रिटन हियर, कि यहाँ जो पेपर पढ़ा हुआ है, इस पेपर में उस वकील ने क्या लिखा है। चलिए हम इससे पहले क्या कर लेते हैं, पढ़ लेते हैं। द बैंकर टुक द सीट फ्रॉम द टेबल एंड रेड। द बैंकर, वह जो साहूकार था, टुक द सीट फ्रॉम द टेबल, टेबल से उस पेपर के सीट को ले लिया, एंड रेड, और पढ़ने लगा। देखिए उसमें क्या लिखा हुआ था। Tomorrow at 12 o'clock midnight, I shall obtain my freedom and the right to mix with people. उसमें लिखा हुआ था tomorrow, कल, at 12 o'clock midnight, कल अर्धरात्रि के 12 बजे के समय, I shall obtain my freedom, मैं आज़ादी हासिल कर लूँगा, एंड द राइट, मुझे अधिकार मिल जाएगा, टू मिक्स विद पीपल, मुझे लोगों से मिलने का अधिकार मिल जाएगा। बट बिफोर, लेकिन इससे पहले, आई लीव दिस रूम, मैं इस कमरे को छोड़ूं, इससे पहले, एंड सी द सन, मैं सूर्य को देखूं, मैं बाहर की, इससे पहले कि मैं सूर्य को देखूं, मैं बाहर की दुनिया को देखूं, आई थिंक इट नेसेसरी टू से a few words to you. I think it necessary to say, कुछ आवश्यक शब्द मैं आपसे कहना चाहूँगा, a few words to you, मतलब मैं उस लेटर में लिखा हुआ था, पत्र में, कि बट बिफोर आई लीव दिस रूम, इससे पहले कि मैं इस कमरे को छोड़ूं, एंड सी द सन, और सूर्य को देखूं, बाहरी दुनिया को देखूं, आई थिंक, मैं सोचता हूं कि इट नेसेसरी टू से a few words to you, मैं कुछ शब्द आप लोगों को बतलाना चाहता हूं। ऑन माई ओन क्लियर कंसाइंस मतलब होता है, कंसाइंस मतलब होता है सचेत, कह लीजिए। ऑन माई ओन क्लियर कंसाइंस एंड बिफोर गॉड हु सीज मी, जो मुझे देख रहा है, I declare to you that I despise freedom. I despise freedom, life, health, and all that your books call the blessings of the world. यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ है, on my own clear conscience
होशो हवास होता है कॉन्साइंस, एंड बिफोर द गॉड, यानी ईश्वर के सामने, हु सीज मी, ईश्वर जो मुझे देख रहा है, उस ईश्वर को साक्षी मानते हुए होशो हवास में आई डिक्लेयर टू यू, मैं यह घोषणा करता हूँ, दैट की आई डिस्पाइज फ्रीडम, डिस्पाइज मतलब होता है नफरत करना, घृणा करना, आई डिस्पाइज फ्रीडम कि मैं आज़ादी से घृणा करता हूँ, लाइफ मैं जिंदगी से, मैं जीवन से घृणा करता हूँ, हेल्थ मैं उस स्वास्थ्य से घृणा करता हूँ, एंड ऑल दैट योर बुक से कॉल द ब्लेसिंग्स ऑफ द वर्ल्ड, एंड ऑल दैट मैं उन सारी चीज़ों से घृणा करता हूँ, योर बुक्स कॉल जिसके बारे में आपकी किताबें बतलाती है, द ब्लेसिंग्स ऑफ द वर्ल्ड, कि ये चीज़ें जो है ना संसार के लिए आशीर्वाद के समान है। यह सारी चीज़ों के बारे में जो किताबें बतलाती है, मैं उन सारी चीज़ों से घृणा करता हूँ। यह सारी बातें जो है ना उस लेटर में लिखे गए हुए हैं, जिसको साहूकार जो है ना क्या कर रहा है, पढ़ रहा है। फॉर 15 years आई हैव स्टडीड earthly life। फॉर 15 years 15 वर्षों से आई हैव स्टडीड earthly life, मैंने अध्ययन किया है earthly life, यानी मैंने एकांत जीवन का मैंने अध्ययन किया है। ट्रू यह सत्य है। आई सॉ नीदर द अर्थ नॉर द पीपल, आई सॉ मैंने कह रहा है कि ट्रू यह सत्य है। आई सॉ नीदर द अर्थ, ना तो मैंने दुनिया को देखा है, नॉट द पीपल, ना तो मैंने दुनिया के लोगों को देखा है, बट इन योर बुक्स, लेकिन आपकी किताबों में, आई ड्रैंक मैंने पढ़ा, आई ड्रैंक फ्रैग्रेंट वाइन, फ्रैग्रेंट मतलब होता है सुगंधित, आई ड्रैंक फ्रैग्रेंट वाइन, आपकी किताबों में मैंने सुगंधित शराब को पिया। सैंग सॉन्ग्स मैंने गीतों को गाया। हंटेड डियर मैंने हिरन का शिकार किया। एंड वाइल्ड बोर और मैंने जंगली सुअर का शिकार किया। इन द फॉरेस्ट जंगल में। लव्ड वुमेन और मैंने महिलाओं के साथ प्रेम किया किताबों में ही। आगे कह रहा है योर बुक्स गेव मी विजडम, योर बुक्स गेव मी विजडम, यानी 15 वर्ष के दौरान जो मैंने वकील जो था वह ढेर सारे किताबों को पढ़ चुका था। तो यहाँ कहा जा रहा है योर बुक्स गेव मी विजडम, यानी आपके किताबों को पढ़ने के बाद मुझे विजडम की प्राप्ति हुई, मुझे बुद्धिमत्ता की प्राप्ति हुई। ह्यूमन थॉट क्रिएटेड इन द सेंचुरीज इज कंप्रेस्ड इन माई स्कल। कह रहा है कि ह्यूमन थॉट यानी मानवीय विचार, क्रिएटेड इन द सेंचुरीज यानी मानवीय विचारों ने जिस चीज को शताब्दियों से इकट्ठा किया, जिस ज्ञान को शताब्दियों से हासिल किया, इज कंप्रेस्ड इन माई स्कल। स्कल मतलब खोपड़ी होता है। वह सारा ज्ञान आज मेरे खोपड़ी में भरे पड़े हैं। आई नो मैं जानता हूं दैट की आई एम क्लेवरर देन यू ऑल, मैं तुम सबों के तुलना में मैं अधिक क्लेवरर हूं, मैं अधिक चालाक हूं, मैं अधिक ज्ञानवान हूं। आगे देखिए एंड आई डिस्पाइज योर बुक्स। डिस्पाइज का अर्थ होता है घृणा करना, नफरत करना। एंड आई डिस्पाइज योर बुक्स, मैं आपकी किताबों से घृणा करता हूं। डिस्पाइज ऑल वर्ल्डली ब्लेसिंग्स, मैं सांसारिक आशीर्वाद से घृणा करता हूं। एंड विजडम, और मैं उस बुद्धि से, उस ज्ञान से भी मैं घृणा करता हूं। एवरीथिंग इज विजनरी, विजनरी मतलब होता है काल्पनिक, यानी वकील जो है ना उसमें लिखा हुआ है कि एवरीथिंग इज विजनरी, इस दुनिया में हर चीज जो है ना काल्पनिक है। थॉट यू बी प्राउड एंड वाइज एंड ब्यूटीफुल, यानी जिस चीज को पर आप गर्व करते हैं, जिस चीज
को आप वाइज मानते हैं, जिस चीज को आप सुंदर मानते हैं, येट डेथ विल वाइप यू फ्रॉम द फेस ऑन द अर्थ लाइक द माइस अंडरग्राउंड। यानी यहाँ पर लिखा हुआ है कि माइस का मतलब चूहिया होती है, चूहिया है ना, चूहा। तो माइस यानी जो अंडरग्राउंड रहता है, जो जमीन के अंदर जो चूहा रहता है, जब उसकी मृत्यु होती है, जब उसकी मृत्यु होने वाली होती है, तो वह धरती से बाहर निकलता है ना। तो उसी तरह से कह रहा है कि थॉट यू बी प्राउड, जिस चीज़ पर तुम संसार के लोग गर्व करते हो, जिस चीज़ को तुम वाइज मानते हो, जिस चीज़ को तुम सुंदर मानते हो, यही सारा कुछ जो है ना तुम्हारे मृत्यु का कारण बनेगा। एंड योर पोस्टेरिटी, इसका अर्थ होता है भावी पीढ़ी। एंड योर पोस्टेरिटी, और तुम्हारी भावी पीढ़ी, योर हिस्ट्री, तुम्हारा इतिहास, एंड द इमॉर्टलिटी ऑफ योर मेन ऑफ जीनियस विल बी बर्न्ट डाउन टुगेदर विद द ग्लोब, है ना। देखिए कह रहा है कि जिस चीज को, एंड योर पोस्टेरिटी, और तुम्हारी भावी पीढ़ी, योर हिस्ट्री, तुम्हारा इतिहास, एंड द इमॉर्टलिटी ऑफ योर मेन ऑफ जीनियस, और तुम्हारे लोगों का जो प्रतिभा, विल बी बर्न्ट डाउन टुगेदर विथ द ग्लोब, एक दिन सारा कुछ जो है ना नष्ट हो जाएगा, जल जाएगा, खत्म हो जाएगा। दैट आई मे शो यू इंडीड माई कंटेम्प्ट फॉर दैट माई विच बाय विच यू लिव। आगे लेखक कह रहे हैं दैट आई मे शो यू, मैं आपको दिखला सकता हूँ, इंडीड, वास्तव में, माई कंटेम्प्ट फॉर दैट, यानी मेरा तिरस्कार, फॉर दैट विच यू लिव, यानी जिस जहाँ आप रहते हैं। आई वेव, वेव का मतलब होता है माफ करना। आई वेव द 2 millions ऑफ विच आई वंस ड्रीम्ड एज ऑफ पैराडाइज। आगे वकील लिखे हुए हैं कि आई वेव, मैं माफ करता हूं, द 2 millions, मैं 2 millions तुम्हें माफ करता हूं, ऑफ विच आई वंस ड्रीम्ड एज ऑफ पैराडाइज, जिस 2 millions को मैं पैराडाइज की तरह मानता था, मैं स्वर्ग के तरह मानता था, मैं उस 2 millions को तुम्हें माफ करता हूं। एंड विच आई नाउ डिस्पाइज, और इस चीज को मैं अब जो है ना डिस्पाइज करता हूं, मैं इस चीज से नफरत करता हूं, घृणा करता हूं। दैट आई मे डिप्राइव माई सेल्फ, है ना, दैट आई मे डिप्राइव माई सेल्फ, डिप्राइव मतलब होता है वंचित करना। दैट आई मे डिप्राइव माई सेल्फ ऑफ माई राइट टू देम, मैं उन अधिकारों से मैं अपने आप को वंचित करता हूँ। आई शैल कम आउट फ्रॉम हियर, मैं यहाँ से बाहर निकल जाऊँगा, है ना, 5 minutes बिफोर, 5 मिनट पहले, द स्टेपुलेटेड टर्म, स्टेपुलेटेड टर्म मतलब होता है निर्धारित शर्त, यानी शर्त जो निर्धारित है, निर्धारित शर्त जो है उसको पूरा होने से 5 मिनट पहले ही मैं यहाँ से निकल जाऊँगा। एंड 10, और इस प्रकार, शैल वायलेट द एग्रीमेंट, वायलेट मतलब उल्लंघन करना होता है, मैं जो एग्रीमेंट बना हुआ है, जो एग्रीमेंट बना हुआ है, उस चीज़ का मैं उल्लंघन करूँगा। आगे है, when he had read, the banker put the sheet on the table, kissed the head of the strange man and began to weep. When he had read, जब बूढ़ा साहूकार उस पत्र को पढ़ा, पढ़ने के बाद the banker put the sheet on the table, यानी उस कागज का जो शीट था जिस पर लिखा हुआ था उसको वह टेबल पर रख दिया। kissed the head of the strange man, और जो साहूकार था उसके हेड को, उसके सिर को वह चूमने लगा। एंड बिगेन टू वीप, और जोर जोर से, है ना, रोना शुरू कर दिया। he went out of the wing, वह विंग के बाहर निकला। never at any time had he felt such contempt for himself as now,
नेवर एट एनी टाइम यानी कभी नहीं किसी भी समय, हैड ही फेल्ट सच कंटेम्प्ट, इस प्रकार का कंटेम्प्ट, इस प्रकार का घृणा जो है ना, फॉर हिमसेल्फ एज नाउ, मतलब इतना घृणा वह पहले अपने आप के लिए, इतना घृणा कभी उसे महसूस नहीं हुआ था जितना घृणा उसे अपने आप से अभी हो रहा था। कमिंग होम घर आने पर, ही ले डाउन ऑन हिज बेड, वह बिस्तर पर लेट गया, बट टीयर्स केप्ट हिम अ लॉन्ग टाइम फ्रॉम स्लीपिंग। कह रहा है कि घर आने के बाद ही ले डाउन ऑन हिज बेड, वह अपने बिस्तर पर लेट गया, बट टीयर्स केप्ट हिम, आंसू निकल रहे थे, अ लॉन्ग टाइम यानी उसके आंखों से आंसू निकल रहे थे, फ्रॉम स्लीपिंग या वह सोने की कोशिश कर रहा था और उसकी आंखों से आंसू निकल रहे थे। द नेक्स्ट मॉर्निंग अगले दिन सुबह में, द पुअर वॉचमैन, वह जो वॉचमैन था, वह जो द्वारपाल था, केम रनिंग टू हिम, दौड़ते दौड़ते वह जो है ना साहूकार के पास आया, एंड और टोल्ड हिम, और साहूकार को बतलाया, दैट की दे हैड सीन, साहूकार को बतलाया, क्या बतलाया, दे हैड सीन, उन लोगों ने देखा है, द मैन, उस व्यक्ति को, हु लिव्ड इन द विंग, जो कमरे के अंदर रहता था, क्लाइम थ्रू द विंडो इनटू द गार्डन, वह खिड़की से बगीचे में कूद करके भागा है ना। फिर से देखिए, द नेक्स्ट मॉर्निंग अगले दिन सुबह में, द पुअर वॉचमैन, बेचारा द्वारपाल, केम रनिंग टू हिम, दौड़ते हुए साहूकार के पास आया, एंड टोल्ड हिम, और साहूकार को बतलाया, दैट की दे हैड सीन, कि उन लोगों ने देखा है, द मैन, उस व्यक्ति को, हु लिव्ड इन द विंग, क्लाइम थ्रू द विंडो इनटू द गार्डन, यानी जो आदमी 15 वर्ष से कमरे के अंदर बंद पड़ा हुआ था, वह व्यक्ति जो है ना, वह व्यक्ति विंग क्लाइम थ्रू द विंडो इनटू द गार्डन, वह खिड़की से बगीचे में कूद करके उसको भागते हुए हम लोगों ने देखा है। ही हैड गॉन टू द गेट, वह दरवाजे के पास गया, एंड डिसअपियर्ड, और वहां से गायब हो गया। द बैंकर इंस्टेंटली वेंट विथ हिज सर्वेंट्स टू द विंग, द बैंकर यानी साहूकार जो था, इंस्टेंटली उसी समय, वेंट हिज सर्वेंट्स, अपने नौकरों के साथ, टू द विंग के पास गया, उस स्थान पर गया जहां पर वकील बंद पड़ा हुआ था, अपने नौकरों के साथ साहूकार उस जगह पर गया, एंड एस्टेब्लिश्ड द एस्केप ऑफ हिज प्रिजनर, और इस चीज को उसने आश्वस्त कर लिया, देख लिया कि हाँ जो प्रिजनर है, जो वकील है, वह यहां से भाग गया है। टू अवॉइड अननेसेसरी र्यूमर्स मतलब अफवाह होता है, टू अवॉइड मतलब बचना, अननेसेसरी अनावश्यक, टू अवॉइड अननेसेसरी र्यूमर्स, अनावश्यक अफवाह से बचने के लिए, ही टुक द पेपर फ्रॉम द टेबल, साहूकार जो था वह टेबल से पेपर को उठा लिया, ऑन हिज रिटर्न, लौट करके घर आया, और लॉक्ड इट इन हिज सेफ, और उस पेपर को अपने सेफ के अंदर, अपने अलमारी के अंदर जो है ना, उसे उस चीज को बंद करके रख दिया। तो बच्चों, अगर जो है यह कहानी आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।